तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी राजस्थान के जयपुर से सटे हुए एक गांव की है, जहां करीम नाम का एक लड़का अपने माता पिता का इकलौता सहारा था। करीम के माता पिता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए पढ़ाने में कहीं ना कहीं ये लोग कचकचा ही कर रहे थे। हालांकि करीम पढ़ना चाहता था, अपने माँ बाप से हमेशा कहता था, माँ मुझे बड़ा होकर कोई बड़ा अफसर बनना है, मुझे डीएम बनना है, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। तरह तरह की बातें वो अपने माँ बाप से हमेशा कहता था। माँ बाप हमेशा यही सोच रहे थे करीम के कि इतना पढ़ने में परेशान है, इतना चाह रहा है पढ़ने के लिए, हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्या करें। हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेता है करीम। अब इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर इसका होता है। माँ बाप से बैठकर यही कहता है, माँ इंटरमीडिएट करने के बाद मैं डॉक्टर बनने के लिए सोच रहा हूँ। फिर कभी कभी उसके दिमाग में कहता है, नहीं माँ मुझे साइंटिस्ट बनना है। फिर कभी कभी कहता है, माँ मुझे बड़ा ऑफिसर बनना है। इतने सारे सपने सजाकर एक लड़का चल रहा था जिसको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था। सारी बातों को सिर्फ और सिर्फ वो स्कूल से ही सीख रहा था, मास्टरों यानी कि टीचरों के माध्यम से। लेकिन करीम के जीवन में एक ऐसी घटना घटित होती है जिस घटना के बाद करीम की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। मेरे दोस्तों, करीम का एक मामा होता है, इकलौता मामा। उसके पास धन बहुत ज्यादा था, खेती बाड़ी, घर परिवार, सब कुछ, मतलब हर चीज में भरा भरा हुआ सब कुछ था। जो करीम का मामा था, जिसका नाम अब्दुल्ला था, वो मुंबई में किसी मोटर गैराज में काम करता था। महीने का 30-40 हजार रुपये तक वो कमा लेता था। अब करीम हमेशा अपने मामा के यहाँ आया जाया करता था, तो उसकी जो नानी थी, नाना जी थे, उसके मामा भी जब मौजूद होते थे अब्दुल्ला, तो करीम को 500 से 1,000 रुपया दे देते थे कि बेटा जाओ किताबें उताबें खरीद लेना, फीस समय समय से भरना, कोचिंग कर लेना, तुमको पढ़ना है, पढ़ के कुछ बड़ा बनना है, सिर्फ बातों की रोटी मत खिलाओ। करीम बड़ा खुश था। जब वो अपने मामा के यहाँ से लौट कर आता तो अपने माँ बाप से यही कहता कि अब्बू देखो, आप लोग तो कुछ नाम ही नहीं लेते पढ़ाने के लिए, यहाँ देखो मेरे मामा कितना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा पैसा दे देते हैं, नानी 500 से 1,000 दे देती है, नाना भी पैसा दे देते हैं, और मामा तो बहुत अच्छे हैं। तरह तरह की बात करता है। तो उसकी अम्मी कहती है करीम से कि अगर तुझे इतना सब कुछ अच्छा लग रहा है तो मामा के यहाँ जाके रह लेना, वो लोग तुझको पढ़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे। अब करीम बड़ा असमंजस में हो गया कि मामा के यहाँ जाके पढ़ूंगा। कहता है, अम्मी अब्बू मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा मामा के यहाँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा, मामा आने वाले हैं, मामा से कह के किसी अच्छी कॉलेज में एडमिशन अगर मेरा हो जाता है पढ़ूंगा, फिर मामा से कह के मैं बाहर तैयारी करने के लिए चला जाऊंगा। करीम को एक विश्वास था अपने मामा के ऊपर, एक ऐसा विश्वास जो कि माँ और बाप से बड़ा विश्वास करीम ने अपने मामा, अपने नानी नाना के ऊपर वो कर रहा था। करीम बैग वैग बांधता है। बैग वैग बांधने के बाद एक ऑटो रिक्शा करता है, जो कि वो ऑटो रिक्शा डायरेक्ट उसके मामा के यहाँ चौराहे पे जाके उसको उतारता है। चौराहे पे उतरता है, मामा के यहाँ पहुंचता है, नानी नाना सबसे मिलता जुलता है। उसके मामा करीम भी उस वक्त आए हुए थे, उनकी शादी का डेट फिक्स होने वाला था। घर में कोई नहीं था इसके करीम में। करीम के मामा थे, करीम की नानी नाना थे, और एक दो परिवार ज्वाइंट फैमिली से थे, इसलिए एक दो परिवार और भी मौजूद थे। परिवार में धन बहुत ज्यादा था, क्योंकि सारे लोग कमाने में लगे थे, कोई टाइम पास करने में नहीं लगा था। करीम की शादी फिक्स थी, करीम के मामा की शादी फिक्स थी अब्दुल्ला की, तो इसलिए अब्दुल्ला मुंबई से शादी के 1 महीना पहले घर पे आए थे। अब करीम मामा के यहाँ जाता है, अपने मामा से जीत कर कुछ किताबें खरीदता है, और वहीं नजदीकी इंटर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवा लेता अपना। एडमिशन करवाने के बाद रोज की तरह वो पढ़ाई करने जाता है, मामा का ही साइकिल लेकर के। हालांकि उसके मामा के पास मोटरसाइकिल भी था, ट्रैक्टर भी था, एक MH नंबर का गाड़ी भी था, 4 व्हीलर। लेकिन करीम को तो ना तो उतना अच्छे से मोटरसाइकिल चलाने आता था, ना तो ट्रैक्टर चला पाता, इसलिए साइकिल के सहारे रोज स्कूल से आया जाकर तो उसको बड़ी खुशी थी। एक अलग लगाव हो चुका था उसको, करीम को, अपने मामा अब्दुल्ला से। करीम अपने मामा के ऊपर इतना फूलता था कि वो कोई इंसान अपने बाप के ऊपर उतना नहीं फूल सकता। धीरे धीरे शादी के डेट नजदीक आ रहे थे। करीम के मामा अब्दुल्ला की शादी का डेट जिस दिन आ गया, बड़े धूम धड़ाके से शादी होती है। करीम की मामी भी आ जाती है, करीब 8 से 10 दिन रहती है करीम की मामी अब्दुल्ला के पास। उसके बाद उसकी विदाई हो जाती है, विदाई करके वो चली जाती है 8-10 दिन के बाद। अब करीम अपने मामा के पास बैठा था, कहता था, मामा तुमको तो अच्छा लग नहीं रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, मामी तो चली गई, मामी कितनी सुंदर है, मामी तुमसे कितना प्यार करती है। यही सारी बातें वो तरह तरह की कर ही रहा था। तो करीम का मामा अब्दुल्ला कहता है, तू काहे पायसी बातें कर रहा है पागल, तुम सब हो ना मेरे लिए, क्यों नहीं मेरा मन लगेगा, वही एक लड़की जिसके लिए मैं जी रहा हूँ,
मेरी माँ है, मेरे बाप है, तुम हो बेटा, तुमको मैं बाप के बेटे से ज्यादा मानता हूं। अब करीम का लगाव अपने मामा के प्रति और ज्यादा बढ़ने लगा। करीम कहता, मामा मैं जब तक मामी नहीं आती मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा। करीम का मामा कहता, अब्दुल्ला नहीं बेटा, जहां तुम सो रहे हो आराम से सो, पढ़ो लिखो आराम से, तुमको जो कमरा हमने दे दिया है उसी कमरे में सारा व्यवस्था है, वहां पे रहो। करीम कहता, नहीं मामा जिद मत करो, मुझे कुछ दिन अब आपके पास ही सोना है। ये बातें कहकर वो अपने मामा के पास ही सोने लगा। एक दिन तकरीबन 2 दिन हो गए, सोते वक्त कोई दिक्कत नहीं था, बहुत अच्छे से सोता था, अच्छे से जगता था। तीसरे दिन था सोए हुए उसको अपने मामा के पास। रात में उसका मामा मोबाइल फोन देख रहा था। मोबाइल फोन देखते देखते उसको नींद नहीं आ रही थी, अब्दुल्ला को नींद नहीं आ रही थी। अजीबोगरीब हैवान शैतान उसके अंदर जागृत होने लगे, समझ नहीं पा रहा था उसको क्या करना चाहिए। बहुत सारी विचारें, गलत थॉट्स भी माइंड में चलने लगे और वो कहीं ना कहीं करीम के साथ जबरदस्ती गलत काम कर देता है। अब्दुल्ला, करीम बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ कैसे ये घटना घटित हो रही है। करीम बैठकर रो रहा था। उसके मामा अब्दुल्ला ने कहा, देख रो मत, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत हुआ तुझको कुछ नहीं ना, तुझको मैं पैसा दूंगा, जो चाहेगा वो मिलेगा, तुझको मोटरसाइकिल भी दे दूंगा। यही सारे लालच को दे करके अब्दुल्ला अब करीम के साथ हर दिन गलत काम करने लगा। धीरे धीरे अब्दुल्ला को भी बहुत इंटरेस्ट आने लगा करीम में। अब ये सारी चीजें काफी दिनों तक चली। धीरे धीरे करके करीम को बहुत बुरा लगने लगा और एक दिन करीम ने यह फैसला लिया कि कब तक आखिर ऐसा चलेगा, मामा तो मेरा मान ही नहीं रहा है। एक दिन वो पूरे प्लानिंग के साथ अपने मामा के पास जाके सोता है, एक चाकू लेता है, मतलब धारदार चीजें, जाके सोता है और उसका मामा जैसे ही टच करने की कोशिश करता है, करीम मुड़ के तब तक अपने मामा के सीने पर चाकू से वार करता है। उसके बाद गर्दन पर वार करता है। गर्दन पर वार करने के बाद जब उसका मामा अब्दुल्ला बदहवास हो जाता है, बदहवास होने के बाद अब्दुल्ला का प्राइवेट पार्ट करीम काट लेता है। अब करीम ये सारी चीजें तो कर नहीं सकता था, शायद एक दूसरा लड़का होता तो उतना हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन करीम के अंदर पता नहीं कैसी आग थी कि उस आग को बुझाना चाह रहा था। अपने मामा को उसने गोद गोद के मारा, मारने का प्राइवेट पार्ट काट लिया। काटने के बाद वो थाने पहुंच गया जाके, क्योंकि करीम को पता था कहीं ना कहीं लोग अगर इसको इस हालत में पा जाएंगे तो उसके नानी नाना तक उसको मारेंगे और मौके पे उसके माता पिता भी, अब्बू अम्मी पहुंचेंगे तो वो भी करीम को बहुत मारेंगे पीटेंगे। करीम डरा तो था, लेकिन कैसे ना कैसे हिम्मत करके रात में ही साइकिल उठाता है। साइकिल उठाने के बाद चला जाता है थाने पर। थाने पे जाता है, प्राइवेट पार्ट को हाथ में लिए हुए थाना पे पहुंचता है। कुछ कांस्टेबल मौजूद होते हैं। करीम के हाथों में वो चीज देखने के बाद सारे के सारे लोगों की बोलती बंद हो जाती है, सन्न रह जाते हैं कि एक 17-18 साल का लड़का इतनी रात में इस अवस्था में, वो भी हाथ में खून वगैरह भी लगा हुआ था। करीम को पहले लाते हैं अंदर, कुर्सी पे बैठाते हैं, उसका हाथ वगैरह साफ करते हैं, कहते हैं बेटा देखो डरो मत, पूरी सच्चाई को बताओ, पूरी घटना को बताओ। करीम कांस्टेबल वगैरह से बताता है। तब तक और भी बड़े अधिकारी पहुंच जाते हैं, क्योंकि कांस्टेबल ने पहले सूचना दे दी थी बड़े अधिकारियों को। बड़े अधिकारी भी पहुंच जाते हैं, बातचीत करते हैं उससे अच्छे से। करीम बहुत डरा सहमा हुआ था, क्योंकि उसने अपने मामा को मार दिया था, जिसको बाप से भी ज्यादा प्यार करता था। तुरंत कांस्टेबल लोग पहुंचते हैं उसके मामा के घर, अब्दुल्ला के घर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर गांव में शोर शराबा शुरू हो जाता है। इसके नानी नाना भी थाने पे पहुंचते हैं और करीम के माँ बाप को भी सूचना दे दिया जाता है, वो लोग भी थाने पर पहुंच जाते हैं। सारी चीजें रात में ही पूछताछ चल रही थी। बड़े बड़े अधिकारी भी परेशान थे, पूछने की कोशिश कर रहे थे, करीम बेटा तुमने क्यों मारा अपने मामा को? तुम तो कह रहे हो बहुत प्यार करता था, मैं पिता से ज्यादा, बाप से ज्यादा प्यार करता था, फिर क्यों तुमने मारा? करीम से काफी ज्यादा पूछने की कोशिश किए। उसके बाद करीम ने पूरी सच्चाई को बताई कि कैसे उसका मामा उसके मामी के जाने के बाद उसके साथ ऐसी हैवानियत करता था। अब इस हैवानियत की घटना सुनने के बाद जितने भी बड़े आला अधिकारी थे और करीम के नानी नाना वहां पे मौजूद थे, और भी लोग मौजूद थे, करीम के अब्बू अम्मी भी मौजूद थे, सारे के सारे लोगों का मुंह बंद हो गया। लोग रोने लगे कि एक लड़का और उसके मामा इस तरीके से, तरह तरह की बात फैलने लगी। उसके नानी नाना ने कहा साहब कुछ मत करना इस बच्चे को, इस बच्चे ने जो भी कुछ किया बहुत अच्छा किया है, अगर मुझे पता होता तो मैं जहर दे देती अपने बेटे को।
अब ये सारी चीजें होने लगी, लेकिन पुलिस ने कहा देखो कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। अगर इस लड़के ने ऐसी कोई गुनाह किया है तो ये कोर्ट में जाएगा, जज अब सुनवाई करेगी, जज जाने कि जज इसको बाइज्जत बरी करेगा, क्या करेगा वो तो जज डिसाइड करेगा, हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। और लड़का खुद आके आत्मसमर्पण किया है यहाँ पे, तो इसलिए आप लोग इस सारी चीजों में, प्रक्रियाओं में बाधा मत पड़े। जो भी कुछ होगा कोशिश यही किया जाएगा कि लड़का सच में छूट जाए, क्योंकि लड़के ने अपने आत्मरक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। दूसरे दिन उसको न्यायालय ले जाया जाता है, वहां के लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में उसका पेशी होता है, पेशी के दौरान बातचीत होती है, गवाहियां वगैरह होती है। नानी का भी यही कहना था, नाना का भी यही कहना था, और भी लोगों का यही कहना था कि अगर लड़के के साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई है तो लड़के को बिल्कुल छोड़ दिया जाए। अब जज साहब पहले तो लड़के का डॉक्टरी करवाते हैं, डॉक्टरी रिपोर्ट आने के बाद जज खुद हैरान हो जाते हैं कि सच में क्या किया जाए। जज ने कुछ मात्र 6 से 8 महीने का सजा लड़के को करते हैं, उसके बाद उसको बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि अब लड़के को एक चीज ये समझ में आ गया था कि उसको लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जज ने ये चीज कहा था कि अगर तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो रही तो तुम अपना मुंह बंद करके क्यों सह रहे थे, तुमको पुलिस को सूचना देना चाहिए था, मामा तुम्हारा गिरफ्तार होता। तरह तरह की बातें जज भी करने लगे, और इसी हिसाब से 6 से 8 महीने के बीच में करीम को जेल से छोड़ दिया गया। दोस्तों आज की ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे करीम के बारे में? करीम एक ऐसा लड़का जो अपने मामा को अपने बाप से भी ज्यादा प्यार करता था। क्या करीम ने अपने मामा को मारकर सही किया या गलत? कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।